हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का जो एक टॉपिक है सैग वाले टॉपिक में ही एक सब टॉपिक बनता है आपका कि जब हमारे वायर में क्या होता है कि जैसे आइस वगैरह जम जाती है या फिर उस पर हवा यानी कि विंड का इफ़ेक्ट कैसे और क्या पड़ता है, उसका हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन या उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शैक्षणिक का यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी कि सिंबल दिए हुए, उनका मतलब क्या है। जैसे अगर हम लोग W को सिंपल सा W लिखा है तो उसका मतलब होता है वेट ऑफ कंडक्टर। W और नीचे आई लिखा होगा उसका मतलब होता है वेट ऑफ आइस, और W और ये नीचे से W थोड़ा लिखा होगा इसका मतलब होता है विंड प्रेशर। ठीक है ना दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, देखो सिंपल सा क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जाए या देहरादून यानी उत्तराखंड वगैरह के कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, शिमला वगैरह, जहाँ पर क्या होता है कि बर्फ़ वगैरह गिरती है। तो बर्फ़ वगैरह गिरने से वो क्या होती है कि कंडक्टर के ऊपर जमा हो जाती है, या फिर जहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चलती है तो उससे क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, उस पर वो क्या हिलने डुलने लगता है। ठीक है ना दोस्तों, तो कुछ जगहों पर बर्फ़ के पड़ने के दिनों में उस भाग में स्थित ओवरहेड लाइंस के कंडक्टर में प्रभावी भार चालक पर बर्फ़ जम जाने से अधिक हो जाता है। यानी सिंपल सा, जैसे अगर नॉर्मल कंडक्टर है वो तो है ही, अब उस पर अगर हम लोग बर्फ़ वगैरह जम जाएगी तो उस पर क्या हो जाएगा कि सपोर्ट्स जो हैं या फिर पोल्स हैं उन पर क्या हो जाएगा कि लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो उनमें क्या हो जाएगा कि टेंशन वगैरह फिर सैग वगैरह का जो मामला है वो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब सबसे पहले यहाँ पर आप इस डायग्राम को सबसे पहले आप देखिए कि इस डायग्राम का मतलब क्या है। तो देखो, जो ये वाला पोर्शन है ये तो हमारा ओरिजिनल कंडक्टर है, और इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर व्यास का मतलब क्या होता है, ये व्यास होता है ना इतना, तो ये व्यास कितना है, स्मॉल डी है। और इस पे ये जो डॉटेड ऐसे करके दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या जम गई है, इसके ऊपर बर्फ़ जमा हो गई है। ठीक है ना, और वो कितनी उसकी कितनी मोटाई तक बर्फ़ उसके ऊपर जमा हुई है, तो वो हमने माना है कि उस पर टी मोटाई तक बर्फ़ हमारी जमा हो गई। ठीक है ना दोस्तों, तो अब अगर हम लोग टोटल के व्यास की बात, टोटल डायमीटर की बात करें तो कितना होगा, इस तरफ टी और इस तरफ टी, तो D + 2T हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि देखो सिंपल से इस तरफ का T हो गया और इस तरफ T हो गया, और हमें व्यास क्या होता है, एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक टोटल जाना होता है, तो इस तरफ का T और इस तरफ का T, तो इस तरह से टोटल हमारा कितना हो जाएगा। अगर हम लोग व्यास की बात करेंगे तो D + 2T। इसी को सिंपल से ये दिया गया कि यदि व्यास D मीटर के चालक पर और T मीटर मोटी बर्फ़ की परत जम जाती है तो चालक का संपूर्ण व्यास कितना होगा, D + 2T मीटर हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मैं ऐसा करता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, चालक पर बर्फ़ का परिक्षेत्रीय क्षेत्रफल, परिक्षेत्रीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि अगर हमें केवल आइस का सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, जो कंडक्टर का टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, तो जो हमारा कंडक्टर का टोटल सरफेस एरिया होगा उस पे हम लोग कंडक्टर के सरफेस एरिया को घटा दें तो हमारा बर्फ़ का जो सरफेस एरिया है, यानी कि केवल आइस का जो सरफेस एरिया है, ठीक है ना दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसका सरफेस एरिया, ये जो आप देख रहे हैं ये जो इसका सरफेस एरिया है, ये टोटल इसके जो चारों तरफ बर्फ़ लगी हुई है उसका हम लोग वो पता कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारा टोटल, हमने टोटल व्यास देख ही लिया था। तो देखो ये हमारा क्या होता है, ये परिक्षेत्र क्षेत्रफल निकालना है तो मैं सरफेस एरिया, ये देखो, तो π/4 D + 2T का होल स्क्वायर माइनस π/4 इंटू डी स्क्वायर, और इस तरीके से π/4 और इस तरह D + 2T को A + B के होल स्क्वायर के हिसाब से खोल लेंगे, और इस तरफ भी क्योंकि हमने π/4 कॉमन ले लिया, और इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा π/T इंटू D + 2T मीटर स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया बन जाता है। ठीक है ना दोस्तों, अब अतः चालक के प्रति मीटर, अब ये हमारा क्या आ गया, सिंपल सा सरफेस एरिया आ गया। अब हमें क्या करना, निकालना है चालक के प्रति मीटर लंबाई पर बर्फ़ का आयतन निकालना है। ठीक है ना दोस्तों, तो आयतन निकालने के लिए सिंपल सा, ये हमारा सिंपल सा आयतन का फार्मूला हो गया। अब हमें क्या, ये हमारा पर मीटर है, अब इसके अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 के पावर क्या होता है, 1 मीटर, और क्या 1 मीटर सेंटीमीटर में अगर निकालना है तो 10 के पावर 2 होता है, और वही करके हमारा अगर इसमें चला जाएगा क्यूब में तो क्या 10 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा जो बर्फ़ का आयतन कितना निकल के आ गया, ये हमारा बर्फ़ का आयतन निकल के आ जाता है π/T इंटू D + T इंटू 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब बर्फ़ के प्रति मीटर लंबाई पर बर्फ़ का भार क्या होगा, तो भार का हमें पता है ना कि भार बराबर क्या होता है, तो ये घनत्व बराबर हम लोग क्या पढ़े, द्रव्यमान बटे आयतन पढ़े, वही तो भारी, तो वही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है कि भार बराबर क्या है, बर्फ़ का आयतन इंटू बर्फ़ का घनत्व। तो यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर हमने बर्फ़ का
आयतन जो वो तो निकाल ही लिया है, पाई इंटू टी प्लस 2t। अब बर्फ़ का घनत्व कितना होता है, 912 होता है, ठीक है ना दोस्तों। वो किलोग्राम पर मीटर उसमें होता है, मीटर क्यूब में होता है। और यहाँ पर जब हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे टोटल, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2864 टी इंटू डी प्लस टी इंटू के जी। और इस तरीके से ये हमारा बाहर निकल के आ जाता है कि उस पर कितना है। अब यदि बर्फ़ का घनत्व तो डी ग्राम पर सेंटीमीटर दिया हो तो क्या होगा, तो सीधे इसमें क्या करेंगे, सीधे सिंपल सा है, क्योंकि हमने सारा का सारा सेंटीमीटर में लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके बाद ये हमारा, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से डी इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से ये हमारा बर्फ़ का घनत्व आ जाता है। अब इसमें कि देखिए, बर्फ़ के भार के कारण चालक पर लगने वाला बल चालक के भार की दिशा में होता है, अतः चालक का प्रभावी भार कितना होगा, यानी कि अगर प्रभावी भार का मतलब होता है टोटल भार कितना होगा, तो उस पर जो भी हमारा वो विंड का आएगा और आइस का, उन सब का मिला करके भार जो बनेगा वही हमारा क्या होता है, प्रभावी भार होता है। इसके बाद ये सिंपल से देखो, जब हमारा चालक तार क्या होता है, झूलता है, यानी कि तो उस पर क्या होता है, यानी कि जब विंड हमारा होती है तब क्या होता है उसका, ये तो हमारा फॉर्मूला है कि जब हमारे विंड और आइस दोनों का इफेक्ट, तब हमारा टोटल वेट क्या होगा, ये है √W प्लस WI का होल स्क्वायर प्लस WA का होल स्क्वायर। और ये सिंपल सा है, ये tan थीटा, इसका कितना एंगल, ये जो थीटा, देखो जैसे हमारी ये तार है, अब इस तरफ ये विंड हमारी, जैसे तो हवा चली तो इस तरफ हमारा तार गया, लेकिन वेट हमारा क्या है, अब आइस तो इसके ऊपर होती है तो वो बाहर नीचे की ओर लगाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना उस पर डिस्प्लेसमेंट होगा, यही तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। और ये एंगल जो थीटा होता है, इस थीटा को हम लोग ऐसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू W प्लस W। अब वर्टिकल सैग, अब यही तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल सैग, ये जो आ रहा है इसी को हम लोग वर्टिकल सैग बोलते हैं। और इसको निकालने के लिए हमको सैग में cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो tan ये थीटा आता है एंगल ना, इसी को cos में लेकर के हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा वर्टिकल सैग आ जाता है, यानी कि जब हमारे उस पर विंड का इफेक्ट पड़ता है तब का है ये, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से एक ये फार्मूला है, कार्यकारी तन्य अनुमान बल अंतिम तन्य बल में संतुष्ट स्वेच्छा गुणांक, ये हमारा फार्मूला है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है दोस्तों, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप स्लो मोड में 1 से 2 से 3 बार देखिएगा, और नोट्स आप प्लीज़ खुद से बनाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में भी बहुत आते हैं, और वैसे भी कंपटीशन एग्जाम से भी रिलेटेड हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कंसीडर मैंने किया है, और आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। मैंने थोड़ा जल्दी से बताने की है, क्योंकि वीडियो जल्दी से जल्दी छोटा से छोटा बने। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट्स आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हम इसमें कमेंट करके आप बता दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू दोस्तों।